नमस्कार। किसी भी कानूनी मामले में खास तौर पर आप देखिए आपराधिक मामलों में सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि हुआ क्या। अक्सर असली सवाल होता है भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की मंशा क्या थी, तैयारी क्या थी और जो लोग इसमें शामिल थे उनका बर्ताव कैसा था। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले एक कानूनी औजार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6। ये धारा उन चीजों को सबूत के तौर पर अदालत में लाने की इजाजत देती है जो शायद सीधे सीधे घटना का हिस्सा ना हो, लेकिन उससे जुड़ी जरूरी कड़ियां हैं, जैसे कि मकसद, तैयारी और लोगों का व्यवहार। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये धारा कैसे काम करती है, इसके बारीकियां क्या हैं और ये कैसे कानून की किताबों से निकलकर असल मुकदमों पर असर डालती है। हमारे पास साक्ष्य अधिनियम का टेक्स्ट तो है ही, और हम इसके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से तथ्य सुसंगत यानी रेलेवेंट माने जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, साक्ष्य अधिनियम जो है वो एक तरह से नियमावली है कि अदालत में कौन सी जानकारी पेश की जा सकती है और कौन सी नहीं। और धारा 6 खास इसलिए है क्योंकि ये उन तथ्यों की बात करती है जो सीधे विवाद का मुद्दा नहीं होते, मतलब फैक्ट इन इशू नहीं होते, पर उस मुद्दे से ऐसे जुड़े होते हैं कि उनके बिना पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। ये धारा एक तरह से मामले का जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, उसे स्थापित करने में मदद करती है कि भाई घटना के आगे पीछे क्या हुआ, किरदारों के मन में क्या चल रहा था, उन्होंने क्या योजना बनाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं धारा 6 के पहले हिस्से से। ये मकसद यानी मोटिव और तैयारी यानी प्रिपरेशन के बारे में है। आमतौर पे तो हम यही सोचते हैं ना कि किसी के मन की बात या उसकी प्लानिंग को साबित करना तो बड़ा मुश्किल काम है, पर ये धारा उसे सबूत मानती है। क्या ये सही है? हाँ हाँ, बिल्कुल। धारा 6 एक साफ कहती है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का मकसद या तैयारी दिखाता है, वो खुद भी सुसंगत है। अच्छा। मतलब उसे अदालत में पेश किया जा सकता है, उस पर बहस हो सकती है। और ये इसलिए अहम है क्योंकि कई बार मकसद या तैयारी ही अपराध की सबसे अहम कड़ी होती है। अच्छा, क्या इसका कोई ऐसा उदाहरण है जिससे पता चले कि ये कितना कितना दूर तक जा सकता है? मतलब क्या किसी पुरानी बिल्कुल अलग घटना को भी मकसद दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। और अधिनियम का जो चित्रण क है, वो ठीक इसी बात पर रोशनी डालता है। मान लीजिए कि क पर ख की हत्या का मुकदमा चल रहा है। अब एक तथ्य यह है कि क ने पहले कभी किसी और व्यक्ति, मान लीजिए ग, की हत्या की थी। ये अपने आप में तो एक बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन अगर ये भी सच है कि ख को क के इस पुराने राज का पता था और वो इस जानकारी के दम पर क को, आप कह सकते हैं, ब्लैकमेल कर रहा था, पैसे ऐंठ रहा था, तो अचानक क का वो पुराना अपराध यानी घ की हत्या इस नए मामले यानी ख की हत्या के लिए एक बहुत शक्तिशाली मकसद बन जाता है। अच्छा। क के पास ख को रास्ते से हटाने का एक ठोस कारण था। इसलिए ये सारे तथ्य, वो पुराना अपराध, ख का उस बारे में जानना और फिर उसका ब्लैकमेल करना, ये सब सुसंगत माने जाएंगे। ये दिखाता है कि मकसद कैसे दो बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली घटनाओं को भी जोड़ सकता है। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब एक पुराना दबा हुआ मामला भी नए केस में सबूत बन सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो मकसद को साफ कर रहा है। अच्छा, तैयारी के बारे में क्या? क्या तैयारी दिखाना हमेशा सीधा होता है, जैसे मकसद में तो पेचीदगी है? देखिए, तैयारी दिखाना भी कई बार पेचीदा हो सकता है, आसान नहीं होता। लेकिन धारा 6 इसे भी सुसंगत मानती है। चित्रण ग इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अगर क पर ख को जहर देकर मारने का आरोप है और यह साबित हो जाता है कि ख की मौत से ठीक पहले क ने कहीं से ठीक वैसा ही जहर हासिल किया था जैसा ख को दिया गया था, तो ये एक मजबूत सबूत है। यह क की तैयारी दिखाता है। बेशक क ये दलील दे सकता है कि उसने जहर किसी और काम के लिए खरीदा था, मान लीजिए चूहे मारने के लिए। लेकिन ये तथ्य कि उसने वही जहर खरीदा जिससे मौत हुई, और वो भी घटना से ठीक पहले, इसे बहुत ज्यादा सुसंगत बना देता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिल्कुल निर्दोष वजह से भी वैसी ही चीज खरीद रहा हो? जैसे आपने कहा चूहे मारने के लिए वही जहर खरीदा हो। अदालत कैसे तय करती है कि ये तैयारी थी या सिर्फ एक इत्तेफाक? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, साक्ष्य अधिनियम की कोई भी धारा अकेले काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि बस एक तथ्य देखा और फैसला हो गया। जहर खरीदना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जब इसे मामले के बाकी तथ्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए क और ख के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी, या क को ख की मौत से कोई फायदा हो सकता था और मौत का तरीका भी जहर देना ही था, तब जहर खरीदने का तथ्य महज संयोग नहीं लगता।
वो एक योजना का हिस्सा नजर आने लगता है। अदालत हमेशा पूरे संदर्भ को, पूरी पिक्चर को देखती है। एक अकेला तथ्य शायद कुछ साबित ना करे, लेकिन कई सुसंगत तथ्य मिलकर एक मजबूत केस बना सकते हैं। समझ गए। तो मकसद और तैयारी के जरिए हम घटना के क्यों और कैसे के काफी करीब पहुंचते हैं। अब आते हैं धारा 6 के दूसरे और शायद ज्यादा जटिल हिस्से पर, आचरण यानी कंडक्ट की सुसंगति। ये क्या कहता है? हाँ, ये हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 6(2) कहती है कि किसी मुकदमे के पक्षकार का या उसके एजेंट का या फिर किसी अपराध के अभियुक्त का आचरण सुसंगत है, पर शर्त यह है कि वो आचरण या तो मुकदमे के बारे में हो, या विवादित तथ्य के बारे में, या किसी सुसंगत तथ्य के बारे में हो, और वो आचरण उस तथ्य को प्रभावित करता हो या उससे खुद प्रभावित होता हो। और मजे की बात यह है कि ये आचरण घटना से पहले का भी हो सकता है और बाद का भी। घटना के बाद का आचरण, ये तो सुनने में ही बहुत बहुत व्यापक लगता है। मतलब किसी घटना के हो जाने के बाद कोई व्यक्ति कैसा बर्ताव करता है, वो भी सबूत बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। जरा सोचिए, अगर कोई अपराध करके भाग जाता है, या सबूत मिटाने की कोशिश करता है, या गवाहों को डराने धमकाने लगता है, ये सब क्या है? ये घटना के बाद का आचरण है। और ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि व्यक्ति अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है, या उसे अपने पकड़े जाने का डर है। इसलिए ये सुसंगत माना जाता है। जो चित्रण क, झ और झ हैं, वो इसी तरह के आचरण की बात करते हैं, जैसे झूठे सबूत गढ़ना, अपराध के बाद फरार हो जाना, या अपराध से मिली चीजों को छुपाना। हाँ, ये तो समझ आता है। ये तो काफी तार्किक लगता है। लेकिन क्या हर तरह का बर्ताव आचरण माना जाएगा? मान लीजिए कोई सिर्फ कुछ कह रहा है, कुछ कर नहीं रहा, क्या वो भी इस धारा के तहत आचरण है? यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, और अधिनियम की जो 2 स्पष्टीकरण हैं, एक्सप्लेनेशंस, वो इसे साफ करने की कोशिश करते हैं। स्पष्टीकरण 1 कहता है कि आमतौर पर आचरण शब्द में सिर्फ कथन या बातें, यानी स्टेटमेंट्स, शामिल नहीं होती। सिर्फ कुछ कह देना अपने आप में धारा 6 के तहत सुसंगत आचरण नहीं है। लेकिन, इसमें एक लेकिन है। अगर कोई कथन किसी काम के साथ, किसी एक्शन के साथ किया जाए, और वो उस काम को स्पष्ट करे, उसे एक्सप्लेन करे, तो वो कथन उस आचरण का हिस्सा माना जा सकता है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करके भाग रहा है। ये उसका कार्य है, एक्शन है, और भागते हुए वो चिल्ला रहा है, मैंने पर्स चुरा लिया। ये उसका कथन है, स्टेटमेंट है, जो उसके भागने के कार्य को स्पष्ट कर रहा है। यहाँ कथन और कार्य मिलकर एक सुसंगत आचरण बनाते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ कहीं खड़ा होकर कहे, मैंने पर्स चुराया, बिना किसी संबंधित कार्य के, तो वो कथन मात्र इस धारा के तहत शायद सुसंगत ना हो। ठीक है, ठीक है। तो कथन को किसी क्रिया से जुड़ा होना चाहिए और उसे स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है? स्पष्टीकरण 2 और भी दिलचस्प है। ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तो कोई भी कथन जो उसकी मौजूदगी में और उसकी सुनने की क्षमता के भीतर किया गया हो, प्रेजेंस एंड हियरिंग, और वो कथन उसके आचरण पर असर डालता है, उसे प्रभावित करता है, तो वो कथन भी सुसंगत माना जाएगा। अच्छा, मतलब अगर मेरे सामने कोई कुछ कहे और उसे सुनकर मैं कुछ अजीब सा बर्ताव करूं, तो वो कही गई बात और मेरा बर्ताव दोनों सबूत बन सकते हैं। क की मौजूदगी में कहता है, अरे पुलिस आ रही है लुटेरे को पकड़ने। ये सुनते क वहां से भाग जाता है। अब यहाँ ग का कथन सीधे तौर पर सबूत नहीं है कि क लुटेरा है, लेकिन क्योंकि उसे सुनकर क ने एक खास तरीके से बर्ताव किया, वो भाग गया, इसलिए ग का कथन और क का भागना दोनों मिलकर सुसंगत हो जाते हैं। कथन ने आचरण को प्रभावित किया। ये तो कमाल है। मतलब किसी और की बात भी आपके खिलाफ सबूत बन सकती है अगर आप उसे सुनकर कुछ ऐसा करते हैं जो शक पैदा करे। क्या चुप रह जाना भी आचरण माना जा सकता है, जैसे चित्रण 6 में है, जहां कोई कर्जदार होने का आरोप लगने पर चुपचाप चला जाता है? हाँ, ये एक अच्छा मुद्दा उठाया आपने। चित्रण 6 में जब घ ग से क की मौजूदगी में कहता है कि भाई क पर ख के 10,000 रुपए बकाया हैं, और क बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है, तो उसका ये चुप रहना भी एक तरह का आचरण ही है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये अदालत तय करेगी। हो सकता है क ने सोचा हो कि इस आदमी से बहस करना बेकार है, या हो सकता है कि उसके पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसका वो चुप रहना उस खास परिस्थिति में एक सुसंगत तथ्य है जिस पर विचार किया जा सकता है। ये दिखाता है कि आचरण सिर्फ बोलने या करने में ही नहीं, बल्कि चुप रहने में भी हो सकता है। हाँ, ये बिंदु बहुत अहम है कि व्याख्या जो है वो अदालत पर निर्भर करती है।
अब आते हैं उन उदाहरणों पर जो अक्सर बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे चित्रण न्य और ट, जो यौन उत्पीड़न या लूट जैसे मामलों में शिकायत से जुड़े हैं। इनमें क्या खास बात है? हाँ, ये उदाहरण एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर्भुज समझाते हैं। चित्रण ट कहता है कि अगर किसी अपराध का पीड़ित, जैसे बलात्कार या लूट का शिकार हुआ व्यक्ति, घटना के तुरंत बाद उसकी शिकायत करता है, कंप्लेंट करता है, यानी पुलिस के पास जाता है या किसी और अधिकारी को औपचारिक तौर पर बताता है, तो ये तथ्य है कि उसने शिकायत की, किन हालात में की, किन शब्दों में की, ये सब धारा 6 के तहत सुसंगत आचरण माना जाएगा। शिकायत करना एक सक्रिय कदम है, एक क्रिया है, एक एक्शन है। और अंतर क्या है फिर? अंतर आता है चित्रण ट में। ये कहता है कि अगर पीड़ित ने सिर्फ बिना किसी औपचारिक शिकायत के, मान लीजिए किसी दोस्त या रिश्तेदार से कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये कथन मात्र, ये सिर्फ बता देना, इस धारा के तहत यानी धारा 6 के तहत आचरण के रूप में सुसंगत नहीं माना जाएगा। है, ये बात तो मुझे चौंका रहे है। मतलब पुलिस में रिपोर्ट लिखाना या औपचारिक शिकायत करना तो धारा 6 के तहत आचरण है, लेकिन किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सिर्फ घटना के बारे में बता देना, वो इस धारा के तहत आचरण नहीं है। ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं है? देखिए, इसका कारण शायद ये है कि धारा 6 मुख्य रूप से क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है, जो किसी घटना से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। औपचारिक शिकायत दर्ज कराना एक क्रिया है, एक कदम है जो कानूनी प्रक्रिया को गति देता है, जबकि किसी से सिर्फ बात करना, उसे घटना के बारे में बताना, हालांकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, उसे इस धारा के तहत आचरण की परिभाषा में शायद फिट नहीं माना गया है। लेकिन यहाँ ये याद रखना बेहद जरूरी है, जैसा कि उदाहरण में भी लिखा है, कि ऐसा कथन यानी सिर्फ किसी को बताना, भले वो धारा 6 के तहत सुसंगत ना हो, वो साक्ष्य अधिनियम की दूसरी धाराओं के तहत बिल्कुल सुसंगत हो सकता है। जैसे अगर वो कथन मरने से पहले दिया गया बयान हो, यानी डाइंग डिक्लेरेशन हो, या बाद में अदालत में गवाही को पुख्ता करने के लिए संपोषक साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल हो, धारा 160। तो ऐसा नहीं कि वो बात पूरी तरह बेकार हो जाती है, बस उसे धारा 6 के तहत आचरण नहीं माना जाता, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं असल मामलों में। ये पूरी चर्चा दिखाती है कि कानून कैसी मानवीय व्यवहार की जो जटिलताएं हैं, उनको नियमों में बांधने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से धारा 6 यही दर्शाती है कि न्याय सिर्फ घटना के मुख्य तथ्यों को देखकर नहीं किया जा सकता है। ये काफी नहीं है। उसके पीछे का मकसद क्या था, तैयारी क्या थी और लोगों का व्यवहार कैसा रहा, ये सब मिलकर कहानी को पूरा करते हैं। ये धारा अदालत को एक ज्यादा व्यापक, एक होलिस्टिक तस्वीर देखने का मौका देती है, जिससे क्यों और कैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद मिल सके। ये कानून को सिर्फ नियमों का एक सूखा संग्रह होने से बचाकर उसे मानवीय वास्तविकता के ज्यादा करीब लाने की कोशिश है। बिल्कुल, ये सिर्फ तथ्यों की लिस्टिंग नहीं है, बल्कि उनके पीछे के जो इंसानी इरादे हैं, योजनाएं हैं और प्रतिक्रियाएं हैं, उनको समझने का एक प्रयास है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो आज हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 को खंगाला। हमने देखा कि कैसे ये धारा किसी मामले में मकसद, तैयारी और संबंधित लोगों के घटना से पहले या बाद के आचरण को सबूत के तौर पर सुसंगत मानती है, अगर वो मामले के मुख्य विवाद या उससे जुड़े तथ्यों से संबंधित हों। हमने ये भी समझा कि कथनों को आचरण मानने की शर्तें क्या है, या तो वो किसी क्रिया के साथ हों और उसे स्पष्ट करें, या फिर किसी की मौजूदगी में कहे जाएं और उसके व्यवहार पर असर डालें। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने शिकायत करने, कंप्लेंट और सिर्फ बताने, स्टेटमेंट के बीच के उस बारीक फर्क को समझा जो धारा 6 के तहत बहुत मायने रखता है।